छोड़ा था हमने। तो ये जो है अब सारी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें 2 लेक्चर्स हैं पहले शुरू में जो थ्रेड्स हैं। तो मैं आज वो थ्रेड्स ख़त्म करूँगा। ये 23 और 24 जो हैं ये थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो ये एक ही टॉपिक है थ्रेड्स का, ये आज ख़त्म करूँगा। इसके बाद सारा कोर्स एंड तक 45 तक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली क्या है? मल्टी थ्रेडिंग ये है कि तुम जो कोड नॉर्मली लिखते हो, बेसिकली तुम मेन फंक्शन चलाते हो ना, तो तुम्हारा मेन फंक्शन जो है वो सिंगल थ्रेडेड होता है, विच मीन्स के उसमें हर इंस्ट्रक्शन एक दूसरे के बाद चलती जाती है, ठीक है। तो सिंगल थ्रेड मीन्स के सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन है कि एक ही थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन चल रहा है। वो पहले पहली इंस्ट्रक्शन चलाता है, फिर दूसरी चलाता है, फिर तीसरी चलाता है, फिर चौथी चलाता है, सो ऑन। वो ये नहीं कर सकता कि 2 इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी रन कर दे या उनको स्विच कर दे या कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग जो है, ट्रू मल्टी थ्रेडिंग, वो तो ये होती है कि अब ये ट्रू मल्टी थ्रेडिंग इंपॉर्टेंट है कि हम एक्चुअली ट्रू मल्टी थ्रेडिंग कर नहीं सकते हैं, हमारे पास प्रोसेसर्स नहीं होते हैं। ट्रू मल्टी थ्रेडिंग ये होती है कि तुम्हारे पास 3-4 सीपीयूज लगे हुए हैं, ठीक है। 3 सीपीयूज लगे हुए हैं, 1 2 3, ये सीपीयूज हैं, और इन तीनों के ऊपर तुम्हारा डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट कर रहा होता है एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। ये मल्टी थ्रेडिंग है, जो असल मल्टी थ्रेडिंग है, ठीक है। तुम अपने प्रोग्राम को पोर्शंस में ब्रेक करते हो। प्रोग्राम इज ब्रोकन इनटू पार्ट्स कॉल्ड थ्रेड्स। और मल्टी थ्रेडिंग ये है कि ईच थ्रेड इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ डिफरेंट सीपीयू। तो मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते थे बड़ी डिटेल में, तो वो हर थ्रेड एक डिफरेंट सीपीयू के ऊपर काम करती है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि क्विकर एग्जीक्यूशन, सारी बात है भाई। जब तुम्हारे प्रोग्राम के 3 हिस्से इकट्ठे चल रहे होंगे, फंक्शंस की तरह समझो ना, जैसे 3 फंक्शंस हैं। अब अगर वो तीनों वो बारी बारी चलाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जब तीनों इकट्ठे डिफरेंट सीपीयूज के ऊपर चल रहे होंगे तो जाहिर बात है क्विकली चलेगा वो। ये सही तरीके से तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको पढ़ाया था, जो मल्टी थ्रेडेड अप्रोच थी, लेकिन यहाँ पे ये है कि जावा उसको कैसे सपोर्ट करती है। ये 3 थ्रेड्स एक ही प्रोग्राम के डिफरेंट उस पर चलेंगे, ठीक है। तो ये मल्टी थ्रेडिंग है। जब हम ये नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं होती, हमसे ट्रू मल्टी थ्रेडिंग नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि हमारे पास 3 सीपीयूज हैं ही नहीं, ना हमें पूरा कंट्रोल है उनके ऊपर। हमारे पास सीपीयू की कोर्स हैं, एक ही सीपीयू है उसकी। अगर i7 है तो उसमें 6 कोर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है। एक कोर तो कभी भी तुम्हें विंडोज हाथ नहीं लगाने देगी, तो 6 कोर्स तुम्हारे पास टोटल अवेलेबल होती है। अब उन कोर्स के ऊपर तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है। तुम क्योंकि विंडोज के अंदर काम कर रहे होते हो, विंडोज ये डिसाइड करती है इवेंचुअली कि किस सीपीयू पे कौन सा कोड रन होएगा। तो 100% टू मल्टी थ्रेडिंग तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग की। अब जो सिचुएशन आपके पास है जनरली, वो ये है कि आपके पास एक सीपीयू है। अब एक सीपीयू पे तो मल्टी थ्रेडिंग हो नहीं सकती, ये तो सीधी सी बात है। एक सीपीयू पे एक वक्त में एक ही चीज चल सकती है, ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सिंगल सीपीयू कैन नॉट डू मल्टी थ्रेडिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब हमने काम इसी पे करना है, हमने सिंगल सीपीयू पे ही काम करना है। तो हम कैसे करते हैं कि हम अपने कोड को थ्रेड्स में ब्रेक जरूर कर देते हैं। जावा से कहते हैं कि ये थ्रेड्स हैं, इनको इकट्ठे चला दो। एंड पे जावा इवेंचुअली रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और एंड पे कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में है, क्योंकि सीपीयूज का कंट्रोल जो है डायरेक्टली वो ओएस के हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो ये इसके रिजल्ट्स कोई तुम्हें 100% नज़र नहीं आएंगे स्क्रीन पे, लेकिन बहरहाल करना सीखो, ताकि जब आपके पास कोई ट्रू मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट होए तो उसके अंदर फिर आप काम ये कर सकते हो। जावा में क्या करना है? हाउ डज जावा सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग? तो 2 रास्ते हैं हर चीज़ को करने के जावा में, बेसिकली 2 यार ये किताब में काफ़ी अच्छा लिखा होएगा, मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहीं से शुरू करते हैं। वो कहता है ये एक मेन फंक्शन लिखा है मैंने, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ 3 लूप्स हैं। ये पहला लूप है,
जो प्रिंट करता है फर्स्ट और उसके बाद काउंटर प्रिंट करता है, ये दूसरा लूप है, सेकंड और ये थर्ड लूप है। अब ये अगर सिंगल थ्रेडेड चलाते हो सिंगल उसके अंदर, तो लाजमी पहले पहला लूप चलेगा, जब पहला खत्म हो जाएगा फिर सेकंड चलेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा तो थर्ड चलेगा। देयर इज नो वे कि तुम इनको मिक्स कर सको कि थोड़ी देर पहला चल जाए फिर सेकंड चल जाए फिर थर्ड चल जाए, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है। जब इसी को हम मल्टी थ्रेडेड में लिखेंगे तो अब हमारे तीनों लूप्स तीन अलग अलग थ्रेड्स होंगे, और अब हम जावा को कहेंगे कि इन तीनों को इकट्ठा चला दो। तो वही मुसीबत है कि सीपीयू एक है तो 100% इकट्ठे तो नहीं चलेंगे, लेकिन आपको वो स्विचिंग नज़र आनी चाहिए कि थोड़ी देर पहला चलेगा, फिर थोड़ी देर दूसरा चलेगा, फिर थोड़ी देर तीसरा चलेगा, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़बान में कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते थे। वो एक प्रोसेस से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे जाता होता है। हाँ, यानी ये दिस इज इट कि अगर मल्टी थ्रेडेड चलाओगे तो तुम्हें ये मिक्सिंग नज़र आएगी कि थोड़ी देर फर्स्ट चला है, फिर थोड़ी देर सेकंड चला है, फिर थर्ड चला है, मतलब आपस में मिक्स हुए होंगे। ठीक है, ये मिक्सिंग याद आ गई है। मिक्सिंग ये थी कि जब आप एक सिंगल सीपीयू पे तीन चीज़ें चलाओगे तो एट द एंड ऑफ द डे विंडोज़ शेड्यूलिंग कर रही होती है। ठीक है, विंडोज़ इज कॉन्टिन्यूसली यूजिंग इट्स शेड्यूलर डिस्पैचर ये टू 401 में भी पढ़ाया था आपने, डिसाइड। 401 में भी पढ़ाया था ये। 401 में भी मल्टीटास्किंग थी, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन ये सारा कुछ जो वापस जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाता है कि विंडोज अपना शेड्यूलर डिस्पैचर चला रहा होता है टू डिसाइड विच थ्रेड टू एग्जीक्यूट। ठीक है, और फिर वो उस हिसाब से आपको मिक्सिंग नजर आती है और वो चीज़ें नजर आती हैं। अब इधर आपने ये सीखना है कि थ्रेडिंग जावा में करनी कैसे है। दो रास्ते हैं। ठीक है, पहला रास्ता ये है, हमेशा दो रास्ते होंगे, एक होएगा इम्प्लीमेंट करने का रास्ता, इम्प्लीमेंट्स का, और दूसरा होएगा इनहेरिटेंस का। तो ये पहला रास्ता इम्प्लीमेंट्स का है और दूसरा रास्ता ये इनहेरिटेंस का रास्ता है। अच्छे बुरे की कोई बात नहीं है, और मेरा ख्याल है कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक इस्तेमाल कर सकते हो दूसरा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जो इजी लगता है, जो समझ आता है वो यूज़ कर लो। ठीक है, तो मोटी मोटी गेम ये है कि अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो रनेबल नाम का इंटरफेस है। तो आपने जिस कोड को एज अ थ्रेड चलाना है वो कोड किसी क्लास में पड़ा होएगा, फॉर एग्जाम्पल वर्कर क्लास में पड़ा है, तो वो क्लास इंप्लीमेंट करेगी रनेबल। ठीक हो गया, रनेबल के अंदर सिर्फ एक मेथड है रन का, पब्लिक वॉइड रन। इसको आपने ओवरराइड करना है। रन के अंदर जो कोड होएगा दैट इज योर थ्रेड। एक्चुअली थ्रेडेड कोड, यानी जिस कोड को तुम एज अ थ्रेड चलाना चाहते हो, वो किधर जिंदा रहता है, वो इस रन के मेथड में जिंदा रहता है। ठीक है, और उसके बाद थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको स्टार्ट कर दोगे तो वो तुम्हारी थ्रेड स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर इनहेरिटेंस के तरीके से करना है तो जिस क्लास के अंदर वो कोड है, फॉर एग्जांपल वर्कर क्लास, वो एक्सटेंड करेगी थ्रेड क्लास को, नॉट रनेबल। रनेबल इंटरफेस है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो थ्रेड क्लास से को एक्सटेंड करो, इनहेरिट करो उससे, और गेम वही है कि पब्लिक वॉइड रन लिख के उसकी बॉडी प्रोवाइड कर दो। तो हम यही करेंगे कि हम तीन लूप्स जो हैं वो रन करने लगे हैं, और अच्छा, हम तीन लूप्स रन करने लगे हैं, और मतलब करेंगे ये कि उनको थ्रेडेड तरीके से रन करना चाहेंगे। तो पब्लिक क्लास वर्कर ही नाम रख देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर रहा इसके अंदर, बस यही रख रहा हूँ। वर्कर डॉट जावा। अब मैंने अपने लूप्स वाले कोड को चलाना है ना, तो इसको मैं कहूँगा कि ये इम्प्लीमेंट्स करता है रनेबल इंटरफेस को। अब जैसे ही मैंने रनेबल इंटरफेस कर दिया, अब मुझे पब्लिक वॉइड रन का मेथड प्रोवाइड करना है, ये शर्त है। और यहाँ पे जो कोड मैं लिखता हूँ रन के अंदर, वो मेरा थ्रेड बन जाता है। तो मैंने डिसाइड कर लिया पहले कि मैंने क्या करना है। तो मैं कहूँगा कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 10, सॉरी 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हम कर देंगे
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। ठीक है, मैंने एक लूप लिख दिया है जिसको मैंने थ्रेड के अंदर लिखा है। अब एम ये है कि मुझे एक ड्राइवर क्लास बनानी है जो इसको रन करेगी, यानी मेन मेथड। तो पब्लिक क्लास ड्राइवर जो इसको रन करेगी। तो ड्राइवर क्लास रन करेगी। अच्छा जी, अब ड्राइवर में मुझे क्या करना है? ड्राइवर में मुझे ये करना है कि अपनी वर्कर क्लास जो मेरी जिसके अंदर कोड पड़ा हुआ है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है w1। ठीक है, एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, थ्रेड p1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। इसको पास करना है रनेबल का ऑब्जेक्ट। ये जरा बात समझ लेना, जावा में जब आप थ्रेड क्रिएट करते हो, इस ये लाइन लिख के आप थ्रेड क्रिएट कर रहे हो ना, तो उस थ्रेड को आपने वो कोड देना है जिसका थ्रेड बनाना है। वो कोड किधर पड़ा हुआ है? वो वर्कर क्लास के ऑब्जेक्ट में है। तो वो वर्कर क्लास का ऑब्जेक्ट w1 इसको पास करना है, एंड दैट्स इट। बस p1 डॉट स्टार्ट, इससे थ्रेड मेरा स्टार्ट हो जाएगा। जब मैं ये चला के तुम्हें दिखाऊंगा ना, तो तुम्हें कुछ खास नजर नहीं आएगा। मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, तुम्हें ये काउंटिंग प्रिंट होके नजर आ गई, थ्रेड चल गया तुम्हारा। थ्रेड कर क्या रहा था? 0 से लेके 10 तक लूप प्रिंट कर रहा था। अच्छा, अब जरा बात के अंदर जाते हैं। अब मैं कहता हूं कि मैं वर्कर क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं, w2 w3, और मैं 3 थ्रेड्स। अब मल्टी थ्रेडिंग का मजा यही है ना कि डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन हो। तो अब मैं 3 थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन चलाता हूँ इकट्ठे। मैं उनको स्टार्ट करता हूँ, तो t2 डॉट स्टार्ट और t3 डॉट स्टार्ट। ये लाइन चल पड़ती हैं। तो होता ये है कि अब मेरे पास 3 थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन है। अब जरा यहां से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मुझे रोक देना अगर मुश्किल हो तो। अब ये हुआ है कि मेरे पास कोड तो यही था, ये 2 लाइनों का कोड था जो सिर्फ गिनती प्रिंट कर रहा था। वालेकुम। तो ये 2 लाइनों का कोड था जो गिनती प्रिंट कर रहा था। ये मेरी वर्कर में पड़ा हुआ है। अब जब मैंने इसी कोड के 3 मुख्तलिफ थ्रेड बना दिए, तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये एक थ्रेड चल रहा है इंडिपेंडेंट, ये दूसरा थ्रेड चल रहा है इंडिपेंडेंट, ये तीसरा थ्रेड चल रहा है इंडिपेंडेंट। अब मुश्किल इसमें क्या है? बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है कि एक ही कोड 3 बार चल रहा है, बस ये मुश्किल है। यानी ये T1 का थ्रेड चल रहा है, ये T2 का थ्रेड चल रहा है, और ये T3 का थ्रेड चल रहा है। तीनों थ्रेड्स के अंदर है क्या? तीनों थ्रेड्स के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि गिनती प्रिंट करनी है 0 से लेके 10 तक। तो ये भी 0 से 10 तक गिनती प्रिंट कर रहा है, ये भी 0 से 10 तक गिनती प्रिंट कर रहा है, ये भी। कोड एक ही है, लेकिन तीनों इंडिपेंडेंटली अपने कॉन्टेक्स्ट में रन कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये 4 तक गिनती प्रिंट करता है, 0 1 2 3 4 प्रिंट करता है। उसके बाद इसकी बारी खत्म हो जाती है, बारी इसकी आती है, ये दोबारा अपनी दुनिया में 0 से गिनती प्रिंट करना शुरू कर देता है। फिर इसकी बारी खत्म हो जाती है, इस पर स्विच हो जाता है, अगेन ये अपनी दुनिया में 0 से शुरू कर देता है। तो तुम्हें वो मिक्सिंग थोड़ी सी कहीं पे नजर आनी चाहिए। अब सेव नहीं किया? है जी। अब तुम्हें थोड़ी सी मिक्सिंग शायद शायद नजर आए, शायद ना आए, लेकिन आज नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें नजर आएगा कि पहला थ्रेड शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6 तक जाता है अभी, तो दूसरे की बारी आ जाती है। वो दूसरा कहाँ तक जाता है? 0 1 2 3 4 5 6, दूसरा खत्म हो जाता है, दूसरा 9 तक चला जाता है। फिर तीसरे की बारी आ जाती है, तीसरा शुरू होता है, तीसरा। अच्छा, तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं ठीक है, तीसरा भी ऐसे ही है, तीसरा भी सीधा 9 तक जाता है, और फिर एंड पे पहले की जो बारी रह गई थी वो आती है। इसको अगर और अच्छा करना है तो तुम थोड़ा सा प्रिंटिंग अपनी अच्छी करवा लो।
विच मीन्स कि तुम क्लास लेवल पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, और थ्रेड का नेम इधर साथ प्रिंट करवा दो। अब इससे ये होएगा कि थ्रेड का नाम प्रिंट होएगा और प्लस साथ उसके वो काउंटर प्रिंट होएगा, तो तुम्हें थोड़ा सा ज़रा लिखने में, पढ़ने में ज़रा आसानी हो जाएगी। लेकिन ये नेम सेट कैसे करवाना है, इसको सेट करवाने के लिए तुम्हें कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, पब्लिक वर्कर स्ट्रिंग ए। तो उसको किसी तरीके से सेट करवाना है ना, तो नेम इज इक्वल टू ए। अब जब तुम वर्कर क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे तो तुम उसका थ्रेड का साथ साथ नाम रख दो, दिस इज फर्स्ट थ्रेड, यानी उसके कंस्ट्रक्टर को ये पास कर दोगे ना, तो तुम्हें स्क्रीन पे कम से कम ये है कि वो एटलीस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा कि वो थ्रेड्स कर क्या रहे हैं। ये दिस इज मच बेटर ना, मतलब यहाँ से अब समझ काफी आराम से आ जाती है कि क्या हो रहा है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इसमें ये हुआ है, इस दफा ये हुआ है कि सेकंड थ्रेड की बारी पहले आई है, मुझे नहीं पता क्यों, फिर फर्स्ट की आई है, फिर थर्ड की आई है, फिर फर्स्ट की थोड़ी ज्यादा देर आई है। ये बहुत अच्छा वो हो गया आउटपुट। ये एग्जैक्टली मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन ऐसी चलेगी एक पीसी के ऊपर ना, वो मिक्स होकर चलेगी। जितनी दफा चलाओगे आउटपुट फर्क होएगी, फिर चलाता हूँ फिर आउटपुट फर्क आएगी। इस दफा देखते हैं क्या हुआ। तो इस दफा पहली बारी फर्स्ट की आई है, फिर थर्ड की आई है, फिर सेकंड की आई है। अब ये आउटपुट तुम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तुम तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि तुम जावा से कहो कि ये थ्रेड स्टार्ट कर दो, फिर ये थ्रेड स्टार्ट कर दो, फिर ये थ्रेड स्टार्ट कर दो। अब जावा ने तीनों स्टार्ट कर दी हैं। अब यहां पे आगे विंडोज की मर्जी कि वो किसको कितनी बारी दे, किसको पहली बारी दे, किसको बाद में बारी दे। ठीक है ना, यहां तक कोई मसला? अच्छा, यहां तक कोई मसला नहीं। ये देखो जरा, ठीक है, समझ आ गई। एक मैसेज आएगा स्टार्टिंग में, एक मैसेज आएगा एंडिंग में। अब जरा ये आउटपुट देखना और मुझे समझाना ये क्या हुआ है। लो जी, कोशिश करो समझाने की, अगर समझा सको। कोड तो सारा चल गया ना, वो सिस्टम ने बाद में डिसाइड किया कौन सा थ्रेड कहाँ पे चलाना। मेन जो है ना, मेन बजाते खुद एक थ्रेड है। मतलब थ्रेडिंग तो तुमने आज पढ़ी है ना, इससे पहले भी थ्रेडिंग का तो तुम्हें इससे पहले नहीं पता। लेकिन जब तुम मेन रन करते हो तो मेन बजाते खुद एक थ्रेड है। अब मेन का थ्रेड स्टार्ट हुआ, मेन के थ्रेड ने क्या किया, ये मैसेज प्रिंट किया, 3 और थ्रेड स्टार्ट किए, और फिर मेन का थ्रेड खत्म हो गया। अब वो, अब टोटल एक्चुअली रियलिटी में 4 थ्रेड चल रहे हैं। तो मेन का थ्रेड यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो तुम्हें शुरू में ही मैसेज मिल गया कि ये मेन का थ्रेड स्टार्ट हुआ, ये मेन का थ्रेड खत्म हो गया, और फिर बाकी 3 की बात। अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही हो, दोबारा रन करोगे हो सकता है दरमियान में उसको वो रोक दे, फिर करो। मौका नहीं मिल रहा मुझे, लेकिन बहरहाल जरूरी नहीं है कि हर दफा स्टार्ट में ही आए। तो लेकिन ये क्लियरली बता रहा है कि हो क्या रहा है। मेन ने अब 3 थ्रेड स्टार्ट किए साइड पे, खुद तो मेन का थ्रेड चल ही रहा था, उसने 3 साइड पे स्टार्ट कर दिया। अब विंडोज के पास ये फैसला 4 थ्रेड्स के दरमियान में है। तो विंडोज ने फिलहाल फैसला ये किया कि जो थ्रेड चल रहा है उसी को चलने दिया, फिर अगलों को बारी दी है। ठीक है ना, तो ये मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन की गेम है सारी। ये कंप्लीटली बुक वाला एग्जांपल है, अभी तक मैं बिल्कुल बुक से बाहर नहीं गया। अच्छा जी, प्रायोरिटीज। फिलहाल तो ये जावा की और विंडोज की मर्जी है कि वो कौन सा थ्रेड चलाए और कैसे चलाए। तो तुम प्रायोरिटी सेट कर सकते हो।
जावा के अंदर प्रायोरिटीज 1 to थ्रेड प्रायोरिटीज आर 1 to 10। आई थिंक 10 हाईएस्ट है, 10 हाईएस्ट है और 1 लोएस्ट प्रायोरिटी है। मेरा ख्याल है ऐसे ही है। हाँ, मैक्स प्रायोरिटी 10 है और बल्कि ये भी यूज कर सकते हो ना। तो जरूरी नहीं है कि तुम नंबर ही यूज करो 1 2 3 4 5, नंबर भी यूज कर सकते हो, लेकिन तुम ये कॉन्स्टेंट्स यूज कर सकते हो। ये कॉन्स्टेंट्स पड़े हुए हैं। थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी का मतलब है कि मैक्सिमम प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी नॉर्मल है और मेन मेन है। अच्छा, अब ये खिचड़ी को जरा ज्यादा खिचड़ी पकाएंगे, जरा फॉलो करता है। थ्रेड्स क्रिएट हो गए हैं, अब मैं उनकी सेट प्रायोरिटी करूंगा। ठीक है जी, थ्रेड 1 की प्रायोरिटी मैं 1 कर दूंगा, यानी काफी कम कर दी है। T2 की सेट प्रायोरिटी मैं बहुत हाई करूंगा, 10 करूंगा। तो मैं ऐसे 10 भी लिख सकता था, लेकिन वो जो तुम्हें दिखाना चाह रहा है वो ये कांस्टेंट भी यूज कर सकते हो। प्रायोरिटी अंडरस्कोर तो नहीं, अंडरस्कोर है, सेट डॉट मैक्स प्रायोरिटी। और T3 की मैं सेट प्रायोरिटी करूंगा 3। यानी बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि यार पहले जो है ना T2 को खत्म कर दो, उसके बाद बाकी सिर दर्द लेना। ठीक है, अब ये आउटपुट मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आउटपुट नजर आएगी। हमने किसको प्रायोरिटी दी थी? 2 को। लेकिन फिर भी यही हुआ कि फर्स्ट पहले स्टार्ट हुआ, थर्ड फिर स्टार्ट हुआ और फिर सेकंड स्टार्ट हुआ। प्रायोरिटी एक रिक्वेस्ट है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, प्रायोरिटी तुम जावा को एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई मेरे थ्रेड को प्रायोरिटी हाई दे दो। यार इसमें सिर्फ ये शायद मैं तुम्हें दिखा सकूं कि खत्म शायद 2 सबसे पहले हुआ है, वो भी नहीं हुआ, वो भी थर्ड सबसे पहले खत्म हुआ है। पहले एंड पे फर्स्ट हुआ है, फिर सेकंड हुआ है, तो थर्ड सबसे पहले खत्म हुआ है। तो प्रायोरिटीज तुम ज्यादा काम नहीं कर सकोगे इसके ऊपर, ये खिचड़ी है। तो जावा प्रायोरिटीज Java priority is a request to JVM consider this thread as high or low priority. अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इवेंचुअली these priorities get mapped to OS priorities. विंडोज के अंदर अपनी प्रायोरिटी एक स्कीम चल रही होती है थ्रेड्स के लिए। ठीक है, तुमने अगर कभी जाके देखी हो तो मेरे ख्याल 3 लेवल्स या 4 लेवल्स अलाउ करता है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं वैसे, कि ये 6 लेवल्स अलाउ करता है विंडोज प्रायोरिटी के ना। तो पहला तो प्रॉब्लम ये है कि जावा 10 लेवल्स अलाउ कर रहा है, लेकिन एंड पे विंडोज नीचे 6 लेवल्स अलाउ कर रही है। अच्छा, उन 6 में से भी जितना मुझे पता है ये रियल टाइम नहीं चल सकता। तुम सेट तो कर सकते हो लेकिन सिस्टम नहीं मानेगा। तो 4 या 5 प्रायोरिटी लेवल्स होते हैं जो यूजर प्रोसेस के लिए विंडोज ने छोड़े होते हैं। तो प्रोग्रामर जेवीएम को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरी थ्रेड को ज्यादा प्रायोरिटी रखना। जेवीएम ओएस को ये रिक्वेस्ट करती है और इन द एंड डिसीजन ओएस का है। इससे बेहतर रास्ते हैं कि अगर आपने वाकई एक मतलब एक प्रॉपर एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रायोरिटाइजेशन करनी ही करनी है, तो फिर उसके डिफरेंट रास्ते हैं कि कैसे करनी है। लेकिन वो इतने सिंपल तरीके से नहीं हो सकती कि आप सिर्फ सेट प्रायोरिटी के मेथड से उसको संभाल लो। थ्योरेटिकली अगर तुम्हारे पास 10 सीपीयू लगे हुए हैं और फिर तुम इसको कंट्रोल करो तो फिर ये चल सकता है। ठीक है, अच्छा थ्योरेटिकली ये होता है, अब ये थ्योरेटिकली बात है, ये तुम्हें नजर नहीं आएगी कि जावा इस तरह से करता है कि पहले प्रायोरिटी 10 वाले थ्रेड्स को चलाएगा। जब सारे प्रायोरिटी 10 वाले थ्रेड्स चल जाएंगे फिर वो प्रायोरिटी 9 वाले को चलाएगा। जब 9 वाले सारे चल जाएंगे फिर 7 वाले को, फिर 8 वाले को चलाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन प्लीज ये थ्योरेटिकल है, ये तुम नहीं देख सकोगे। ठीक है, इसको इस हिस्से को बर्दाश्त करो। यानी जेवीएम का जो शेड्यूलिंग मैकेनिज्म है वो कुछ ऐसा है कि हाई प्रायोरिटी वालों को पहले फारिग करो, फिर लो को, फिर लो को। ठीक है, लेकिन ये
कंट्रोल नहीं होता, बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। और इसमें एक प्रॉब्लम याद रखना, वो ये है प्रॉब्लम्स विद थ्रेड प्रायोरिटीज, वो यही है कि इवेंचुअली सारे फैसले अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। कि आप ऊपर से तो आप 100 प्रायोरिटी के लेवल सेट कर दो, ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म जो है वो यूजर को, प्रोग्रामर को चॉइस दे दे कि तुम 100 लेवल्स की सेट कर लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन वो इवेंचुअली रिक्वेस्ट ओएस के पास जाती है, वो उसकी मर्जी है कि वो कितने किस हिसाब से चलता है। ये एग्जांपल मैं करूंगा तो नहीं, लेकिन मैं समझा देता हूँ, कर भी सकते हैं वैसे, कुछ इतना वो नहीं है। अब तुम्हें प्रॉब्लम ये दी गई है कि राइट कोड which uses two threads to read from two different files and print the output on the screen. एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें दो थ्रेड चल रहे होंगे, दोनों अलग अलग फाइलों से डेटा पढ़ रहे होंगे। एक थ्रेड एक फाइल से पढ़ रहा होगा, दूसरा थ्रेड दूसरी फाइल से, और दोनों थ्रेड स्क्रीन के ऊपर अपनी आउटपुट दे रहे होंगे। तुमने मुझे सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बताना है कि कौन सी क्लास बनेगी, उसके अंदर कौन सा मेथड आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, बस सिर्फ इतना बताना है। तो सोचो 2 मिनट और बताओ। सो गए? स्टार्ट तो करवाओ। तो एक तो हम वही वर्कर क्लास बना देते हैं ना, हम कहते हैं कि पहली क्लास हमारी बनेगी वर्कर वन इम्प्लीमेंट्स रनेबल, तो भी हमने किया है, ठीक है। तो जाहिर बात है इसके अंदर रन का मेथड आ जाएगा, ठीक है। इस रन के मेथड में हम क्या करेंगे, इस रन के मेथड में हम कोड लिखेंगे, कोड टू रीड फ्रॉम फाइल 1। अभी तक कोई मसला तो नहीं हुआ भाई? फाइल का कोड कैसे था, वो जो पता नहीं कौन सा 8वां 9वां लेक्चर था शायद, जिसमें वो इनपुट स्ट्रीम्स बनती थी, बफर रीडर्स बनते थे, तो वो सारा कोड इसके अंदर आ जाएगा रन के अंदर, कि पहली फाइल से कैसे पढ़ना है। अब एक रास्ता यही है, एक रास्ता ये है कि ऐसी ही एक दूसरी क्लास बना लो, एक वर्कर 2 क्लास बना लो जो फाइल 2 में से जाके पढ़ ले। मेरा ख्याल अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक वर्कर 2 क्लास लिख दो जो जाके फाइल 2 में से पढ़ ले। ड्राइवर के अंदर जो तुम्हारी, जिसके अंदर तुम्हारा मेन होएगा, उसके अंदर क्या करोगे? ड्राइवर के अंदर तुम बेसिकली स्टार्ट थ्रेड ऑफ W1 और स्टार्ट थ्रेड ऑफ W2, एक वर्कर 1 का थ्रेड स्टार्ट कर दो, एक वर्कर 2 का थ्रेड स्टार्ट कर दो, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। वो फाइल 1 में से पढ़ता जाएगा, वो फाइल 2 में से पढ़ता जाएगा, दोनों अपनी अपनी स्क्रीन पे लिखते जाएंगे, मसला खत्म, ठीक है। अपने दिमाग को इस तरह चलाना शुरू करो कि तुम्हें जब भी थ्रेडिंग करनी है, जौन सी तुमने 3 थ्रेड चलाने हैं, ठीक है, एक रोटी पका दे, एक सालन पका दे और एक चाय बना दे, ये 3 थ्रेड इकट्ठे चलाने हैं तुमने, ठीक है।
तो तुम रोटी का कोड इधर डाल दोगे एक क्लास में, सालन का कोड इधर डाल दोगे दूसरी क्लास में, और एक तीसरी क्लास लिखोगे जिसमें चाय का कोड डाल दोगे। ये तीनों रनेबल को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी ये तीनों थ्रेडेड कोड है। अब मेन के अंदर क्या करना है, इन तीनों थ्रेड्स को स्टार्ट कर दो, बस ये तीनों इकट्ठे काम करना शुरू कर देंगे। तो ये दैट इज हाउ मतलब थ्रेडिंग पे काम चलता है। तुम्हारी किताब ने ये वाला कोड ऐसे नहीं करवाया, उसने एक ही क्लास में कर दिया है। उसने ये कहा है कि दो फाइलें हैं, फर्स्ट डॉट टेक्स्ट और सेकंड डॉट टेक्स्ट, जिनको पढ़ना है। वो कहता है कि भाई कोड तो सारा सेम है, फाइल रीडर बनाओ, बफर रीडर बनाओ, डेटा पढ़ो, सो ऑन। बदलता क्या है दोनों के अंदर? सिर्फ और सिर्फ एक चीज बदलती है, वो फाइल का नाम है। तो वो कहता है कि बजाय इसके कि मैं दो क्लासेस बनाऊं, मैं फाइल का नाम एज अ पैरामीटर पास कर देता हूँ थ्रेड को। तो पहला थ्रेड पहली फाइल में से पढ़ लेता है, दूसरा थ्रेड दूसरी फाइल में से पढ़ लेता है। ठीक है। अब मुझे नहीं ये अप्रोच पसंद। मैं अगर मुझे कहा जाए तो मैं ये हमेशा ऐसे ही करूंगा कि जिसमें कभी कोई सिर दर्द नहीं होती। एवरी थ्रेड इज इंडिपेंडेंट और तुम अलग-अलग चला सकते हो। लेकिन खैर मतलब ये भी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये भी चलेगा। तो वो करेगा ये सिर्फ कि जब वो मेन लिखेगा तो वो पहली फाइल का नाम एज अ पैरामीटर पास कर देगा और दूसरी फाइल का नाम एज अ पैरामीटर पास कर देगा। बस खत्म। अब ये थ्रेड्स इंडिपेंडेंट हैं, अब ये चलना शुरू हो जाते हैं। अब ये काफी मजेदार टॉपिक है, लेकिन आपकी बुक में करवाया बड़ा मामूली सा हुआ। तो बस मैं भी इसको इसी हद तक रखूंगा जितना हुआ है। दो मेथड्स हैं, टू स्टैटिक मेथड्स ऑफ थ्रेड क्लास। ठीक है, एक का नाम स्लीप है और एक का नाम यील्ड है। दोनों एक ही काम करते हैं। ये एमएस का मतलब है मिली सेकेंड। ये इंट होता है और इंट में मिली सेकेंड होता है। ठीक है, दोनों एक ही काम करते हैं एग्जैक्टली। दे आर बोथ यूज्ड टू सस्पेंड द करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड। एक थ्रेड, अच्छा ये बाहर से काम नहीं हो सकता। एक थ्रेड खुद ब खुद कहती है कि मैं स्लीप करने लगी हूँ, यानी थ्रेड खुद कहेगी कि मैं स्लीप कर रही हूँ 10 सेकंड के लिए। यानी वो यहाँ पे कहीं पे रन के अंदर कहेगी कि थ्रेड डॉट स्लीप, वो कहेगी मैं यहाँ पे स्लीप कर रही हूँ। जब एक थ्रेड स्लीप करता है तो वो अपने आप को सस्पेंड कर देता है, थोड़ी देर के लिए अपने आप को सस्पेंड कर देता है, बंद कर देता है। लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि या तो हो सकता है वो इंतजार कर रहा है किसी और थ्रेड का कि जिसने कोई चीज प्रोवाइड करनी है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि ये थ्रेड इट इज बीइंग नाइस टू अदर थ्रेड्स। लिनक्स में तो एक्चुअली कमांड ही नाइस किया है, वर्ड ही नाइस यूज होता है। तो विंडोज में भी यही है कि दिस थ्रेड इज बीइंग नाइस टू अदर थ्रेड्स, कि ये अपने आप को सस्पेंड कर रहा है ताकि बाकियों को मौका मिल जाए। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि व्हेन अ थ्रेड स्लीप्स, एनी थ्रेड कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन अ थ्रेड यील्ड्स, ओनली थ्रेड्स हैविंग सेम प्रायोरिटी कैन स्टार्ट। सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा मामूली सा फर्क है कि जब एक थ्रेड स्लीप करती है तो जेवीएम के पास जो भी नेक्स्ट थ्रेड अवेलेबल होती है वो उसको चला देता है। लेकिन जब एक थ्रेड यील्ड करती है तो जेवीएम ये देखता है कि जिस थ्रेड ने यील्ड किया है उसकी प्रायोरिटी क्या है। फॉर एग्जांपल उसकी प्रायोरिटी 7 है, तो अब 6 प्रायोरिटी वाला थ्रेड नहीं चल सकता, 7 वाला ही कोई और अगर है तो वो चलेगा, वरना इसी को दोबारा उठा दिया जाएगा, जो अभी स्लीप पे गया इसी को दोबारा उठा दिया जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है बहुत। मतलब इस लेवल पे समझाना थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बदल ये हैं बड़े इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकली जब इस्तेमाल होते हैं। मैं तुम्हें इस्तेमाल करके बदल दिखा देता हूँ। एक थ्रेड जो है वो अपने अंदर से कहेगा, फॉर एग्जांपल उसने एक नंबर प्रिंट कर दिया थ्रेड ने, और अब थ्रेड कहेगा कि मैं स्लीप करने लगा हूँ, थ्रेड डॉट स्लीप, और 10 मिली सेकेंड्स के लिए ये स्लीप करने लगा। अच्छा ये बाय द वे चेक्ड एक्सेप्शन है, विच मीन्स इसको तुम्हें ट्राई कैच में डालना पड़ता है, वरना ये नहीं चलती।
ठीक है, मैंने इग्नोर किया, बस मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरी की है, मैं सिर्फ दिखाना कुछ और चाहता हूँ। आउटपुट बताओ क्या है। काफी मुश्किल है, जरा सोच के करना। तो यही करेगा कि पहला थ्रेड, सॉरी इधर ही मतलब ये करेगा कि पहला थ्रेड चलेगा। मेन में हो क्या रहा है, मेन में 3 थ्रेड्स चल रहे हैं ना, प्रायोरिटीज हटा दो, प्रायोरिटीज की कोई जरूरत नहीं। पहला थ्रेड चलेगा, वो 1 प्रिंट कर देगा, फिर वो थ्रेड स्लीप कर जाएगा। अब जब वो स्लीप करेगा तो दूसरे की बारी आ जाएगी, फिर दूसरा थ्रेड आएगा, दूसरा थ्रेड अपना अपना नाम प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, फिर वो भी स्लीप कर जाएगा, फिर तीसरे की बारी आ जाएगी। तो ये तुम्हें एक स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन नजर आएगी। अब इस दफा तुम्हें जो नजर आएगा वो 100% मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ क्या नजर आएगा, कि तुम्हें स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन नजर आएगी कि पहले एक थ्रेड चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, उसके बाद फिर एक चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कभी भी तुम्हें 2 इकट्ठे चलते हुए नहीं नजर आएंगे। ओ यार, इसको और आप अगर इजी करके देखना है तो आप इस तरह देख सकते हो कि इसका वो बढ़ा दो, इसका इंटरवल बढ़ा दो, स्लीप का 100 कर दो, तो तुम्हें ये नजर आएगा कि वो तुम्हें बकायदा झटके नजर आएंगे कि वो रुकेगा। अभी भी नहीं नजर आए, और ज्यादा कर दो, 1000 कर दो। कि अब ये तीनों थ्रेड सोए हुए हैं, ये जो झटका ना तुम्हें नजर आ रहा है ना, उसमें ये है कि पहला भी सोया हुआ है, दूसरा भी सोया हुआ है, तीसरा भी सोया हुआ है। जब वो 10 सेकंड गुजरेंगे या जितना भी टाइम गुजरेगा, उसके बाद तीनों, उसके बाद अगला थ्रेड उठता है और फिर वो अपना काम शुरू करता है। तो ये स्लीप और यील्ड के मेथड्स हैं, ठीक है। और इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं यील्ड भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं आएगा, तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आना चाहिए। मतलब अगर मैं इधर थ्रेड डॉट यील्ड भी कर दूंगा, आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल रही कि तुम्हें आउटपुट पे कोई भी फर्क कैनॉट बी अप्लाइड। तो यील्ड को क्या चाहिए? अच्छा, यील्ड को टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। तो यील्ड को टाइम नहीं चाहिए, बस यील्ड अपने आप को उससे उतारेगा, प्रोसेसर से उतार देगा। अगेन नहीं, यील्ड, हाँ, अब ये फर्क है। अच्छा, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो पहले एक की बारी आई, फिर दूसरे की बारी आई, फिर तीसरे की बारी नहीं आई, फिर पहले की चली गई है, फिर दूसरे की चली गई है। आ, और ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया एक्चुअली कि ये इकट्ठा कैसे चल गया। फिर मुझे बताओ। फिर पहले 2 चल रहे हैं, फिर दूसरी बारी में पहला नहीं चल रहा, दूसरा तीसरा चल रहा है, फिर दूसरा नहीं चल रहा, पहला और तीसरा चल रहा। नहीं, लेकिन वो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि फिर इनकी प्रायोरिटीज इंटरनली फर्क होएगी, कुछ ऐसा मसला होएगा जिस वजह से वो, क्योंकि यील्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि सेम प्रायोरिटी वाला वापस चलना चाहिए। मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, मैं तीनों की प्रायोरिटी सेम सेट कर देता हूँ, 7 कर देते हैं, ठीक है। तीनों की प्रायोरिटी 7 सेट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि थोड़ा सा वो आएगा, वो ऑल्टरनेशन नजर आएगी। अभी भी नहीं, या हो गई है, नहीं हो गई है। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं नहीं, मुश्किल है मुश्किल है।
ये जहाँ पे JVM की शेड्यूलिंग का मसला आता है ना, वहाँ पे काम बड़ा टेढ़ा हो जाता है क्योंकि बंदा देख नहीं सकता। आखिरी चीज़ इस कहानी में ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग थ्रेड्स। बेसिकली ज्वाइन का मेथड है, तुम ज्वाइन का मेथड है, और व्हेन ज्वाइन इज कॉल्ड द कॉलिंग थ्रेड इज सस्पेंडेड एंड वेट्स फॉर अदर थ्रेड टू कंप्लीट। इसको दिखाना बहुत ही आसान है। थ्रेड ज्वाइनिंग का क्या मतलब है? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि मैं ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन, ये मेथड लिखना किस तरह है? ये थ्रेड स्टेट्स हैं, पढ़ लेना, कोई ख़ास बात नहीं है। इसको लिखना कैसे है? थ्रेड टू डॉट ज्वाइन। अच्छा, तो मैं कहता हूँ मैं T1 डॉट ज्वाइन करता हूँ। अब मेरा मेन का थ्रेड, ये मेरा मेन का थ्रेड चल रहा है। मेरा मेन का थ्रेड ये कहता है कि मैं ज्वाइन करता हूँ T1 को। इसका मतलब है कि मेन का थ्रेड अपने आप को सस्पेंड कर रहा है और वेट कर रहा है T1 की एग्जीक्यूशन का, कि जब T1 खत्म होएगा तब मैं आगे चलूंगा, वरना मैं सस्पेंडेड रहूंगा। तुम्हें स्क्रीन पे क्लियर फर्क नजर आएगा कि ये लाइन प्रिंट नहीं होएगी। ये लाइन उस वक्त प्रिंट होएगी जब T1 मुकम्मल तौर पे खत्म होएगा। इसको हटा दो फिलहाल, ताकि हम सिर्फ एक चीज के ऊपर काम करें। ये तुम्हें क्लियरली नजर आना चाहिए यार। ये भी चेक्ड एक्सेप्शन है। अच्छा, ये भी चेक्ड एक्सेप्शन है, इसको भी आपको ट्राई कैच में ये लाइन जो अभी सारा दिन शुरू में प्रिंट हो जाती थी, अब एंड में प्रिंट हुई है। लेकिन जरूरी नहीं है हर दफा एंड में होए। हाँ, इस दफा दरमियान में हुई है। जरूरी नहीं है कि एंड में होए। जरूरी क्यों नहीं? जरूरी सिर्फ एक बात है। जरूरी ये है कि जब T1 का थ्रेड खत्म होएगा उसके बाद ये लाइन प्रिंट होएगी। अगर तुम तीनों थ्रेड्स को ज्वाइन करवा दो, यानी T1 डॉट ज्वाइन भी करवा दो, और को के T2 भी ज्वाइन कर ले, और इसको कहो कि T3 को भी ज्वाइन कर ले। अगर इसको तुम फोर्स करते हो कि तीनों थ्रेड्स को ज्वाइन करे, तो अब गारंटीड है कि जब पहले तीनों थ्रेड्स कंप्लीट होंगे तभी ये अगली लाइन चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो अब गारंटीड है कि ये लास्ट लाइन आएगी हमेशा, जितनी मर्जी दफा चला लो। लगी समझ बात की? इज ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग सिंपली मीन्स कि जो कॉलिंग थ्रेड होता है, यानी जो ज्वाइन के मेथड को कॉल करता है, वो अपने आप को सस्पेंड करता है बाकी थ्रेड्स के लिए को कंप्लीट करने के लिए। हेलो भाई साहब।